हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो सेशन में। और आज के इस नए वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं समास के बारे में। सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या पॉइंट्स टॉपिक्स जो हिंदी भाषा में हम पढ़ने जाते हैं। तो समास के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस बिंदु तक पहुँचने की या इस बिंदु की भूमिका अगर हम देखें। समास हमने पहले पढ़ा था कि हिंदी भाषा में शब्द रचना के लिए आपके पास चार प्रमुख इकाइयाँ होती हैं या चार प्रमुख उपाय कह लीजिए, प्रकरण कह लीजिए, जिनके द्वारा आप शब्दों की रचना करते हैं। तो उन प्रकरणों में से, उन शब्दों में से ही हमने देखा है कि एक शब्द आता है आपके पास संधि। ठीक है, शब्द रचना के लिए अगर मैं बात करता हूँ शब्द रचना, तो शब्द रचना के संदर्भ में कहता हूँ कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चार ऐसे प्रकरण थे जिनके द्वारा हिंदी भाषा में शब्दों की रचना की जाती है। अर्थात शब्दों की रचना करने के लिए चार तरीके हम हिंदी भाषा में अपनाते हैं: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो जब संधि को हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, हम इस प्रकरण में पढ़ने जा रहे हैं समास। ठीक है, तो समास के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, समास शब्द से अगर हम इसका वास्तविक अर्थ देखें या यूँ कह लीजिए कि समास शब्द के बारे में अगर हम देखें, तो समास शब्द का विग्रह या यूँ कह लीजिए संधि विच्छेद अगर मैं करूं तो सम प्लस आस। ठीक है, सम का मतलब होता है पास, आस का मतलब है आसन, जो कि अर्थ देता है आपका बैठना या बैठाना। या यूँ कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि जब किसी शब्द में अगर एक ऐसा शब्द है, सपोज मैंने देखा है, ठीक है, हमने देखा है हवन सामग्री, एक शब्द है हमारे पास, क्या, हवन सामग्री। अब हवन सामग्री शब्द हमारे पास है, इसमें अगर मैं बात करूं हवन के लिए सामग्री, इसका विग्रह है हवन के लिए सामग्री। अब हवन के लिए सामग्री जब मैंने बोला है तो यहाँ पर ये जो के लिए है, ये क्या है, एक कारक विभक्ति है। ये क्या है, कारक विभक्ति है, या यूँ कह लीजिए कि ये एक तरीके से योजक का काम कर रहा है। हवन और सामग्री के बीच में के लिए क्या है, एक तरीके से योजक या योजक पदों का इसमें ये योजक पद के रूप में उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो कारक विभक्ति या योजक के द्वारा जब ये दो शब्द आपके पास जुड़े हैं, अगर इसमें से मैं इस कारक विभक्ति का लोप कर दूं तो ये क्या बन जाता है आपका, हवन सामग्री एक पद बन जाता है। अर्थात समास क्या है, समास क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो शब्दों के मध्य जो कारक विभक्ति है, उन कारक विभक्तियों का लोप करने के पश्चात एक नया शब्द बन करके आ जाता है। जिस प्रकार हमने संधि में पढ़ा था, संधि क्या था कि दो शब्दों के परस्पर आपस में आ जाने से पहले पद के अंतिम वर्ण और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि वहाँ पर होती है। अब यहाँ पर समास क्या है, समास ये है कि जब दो पदों के बीच में उनके जो कारक विभक्ति है, उस कारक विभक्ति का लोप कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो उस प्रकार इससे बना हुआ जो नया शब्द होगा वो क्या कहलाता है आपका, एक जो नया शब्द है, वो जो नया शब्द होगा उसको तो हम समस्त पद कहते हैं, लेकिन नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, समास कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है भाई कि शब्द रचना चार तरीके से होती है: संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगा, अर्थात हम इनके माध्यम से नए शब्द बना रहे हैं। तो समास में हम नए शब्द कैसे बना रहे हैं कि एक पूरा हमने देखा एक कोई वाक्यांश है, तो उसमें से जो कारक विभक्ति है, उस कारक विभक्ति का अगर हम लोप कर देंगे तो जो दो शब्द आपस में जुड़ेंगे, इस प्रकार से जो जुड़े हुए शब्दों से बना हुआ जो नया शब्द होगा वो एक सामासिक पद, सामासिक शब्द कहलाएगा। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब यदि समास का आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो जिस प्रकार से समास का हमने देखा था कि ये क्या है, सम प्लस आस, इसको हम क्या बोल रहे हैं, समास बोल रहे हैं। तो यहाँ पर से व्यास का अगर मैं देखूं तो वी प्लस आस,
वी का मतलब है दूर, आस का मतलब है बिठाना। जैसे सम का पास था तो वी का दूर है, अर्थात समास का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो वो रहता है व्यास, और जिसका संधि विच्छेद होता है वी प्लस आस। व्यास में अगर आपको याद हो तो संधि जब हमने पढ़ाया था तो संधि पढ़ाते समय हमको उसमें हमने बताया था कि जो आपका यण संधि होता है, यण संधि क्या है, ई के या ई या आ के बाद, सॉरी ई और ई के बाद अ या आ या कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, य हो जाता है और संबंधित स्वर की मात्रा हो जाती है। और यहाँ पर हमने देखा है ई प्लस आ रहा है तो य तो होगा ही और आ आया है तो या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, व्यास, वी प्लस आस, ये व्यास हो गया। ठीक है, तो अगर व्यास शब्द में कौन सी संधि है पूछे तो यण संधि। व्यास शब्द किसका विलोम शब्द है पूछा जाए तो वो आपका समास का सॉरी। तो ये अब ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बात आती है समास। समास जब हमने देखा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नया शब्द बन रहा है, तो इसमें हमारे पास आता है एक समस्त पद समस्त पद और एक आता है आपका विग्रह पद। समस्त पद और विग्रह पद। समस्त पद क्या है, जब समास की प्रक्रिया के द्वारा कोई नया शब्द बनेगा, जब नया शब्द बनेगा, अर्थात ये नया शब्द कैसे बन रहा है, कारक या यूँ कह लीजिए कि जो कारक की विभक्ति है तो उस कारक विभक्ति का लोप करके बना हुआ, लोप करके बनाया गया शब्द या पद आपका क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है, या इसी को हम सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, और विग्रह पद क्या होगा, यहाँ पर तो हम कारक विभक्तियों का लोप कर दे रहे हैं, और जब वापस कारक विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जब कारक विभक्तियों का, या यूँ कह लो कि जब कारक विभक्तियों के स्थान पर कोई योजक पद होंगे, ठीक है, योजक अव्यय पद का प्रयोग करके इस सामासिक पदों को जब तोड़ा जाता है, ठीक है, प्रयोग करके समस्त पद को पृथक किया जाए तो उसे विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यदि समस्त पद और विग्रह पद की हम देखें बात, तो समस्त पद क्या है, जिसमें हम कारक विभक्तियां या कोई तो योजक पद है, योजक अव्यय है, उनका लोप कर रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके विग्रह पद में देखेंगे तो विग्रह में हम उन कारक विभक्तियों को वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वापस से उसका प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका समस्त पद और विग्रह पद में। अब जब बात आती है समस्त पद की, जो एक नया शब्द बना है, इसको हम जिसको समस्त पद बोल रहे हैं या इसी को हम सामासिक पद बोलते हैं, सामासिक पद। तो सामासिक पद या समस्त पद जब हम इसको बोल रहे हैं, सामासिक पद या समस्त पद जब हम इसको बोल रहे हैं, तो इसमें हमने दो चीज़ देखनी है, एक जिसको हम बोलते हैं पूर्व पद और एक जिसको हम बोलते हैं उत्तर पद। एक होता है पूर्व पद और एक आपका उत्तर पद होगा। अर्थात जो पूर्व पद होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रथम पद भी कहीं पर आपको मिल सकता है, और यहाँ पर द्वितीय पद भी आपको देखने को मिल सकता है, द्वितीय पद देखने को भी मिल सकता है। समास के नियमों के द्वारा बनाया गया पद समस्त पद। समस्त पद हमने देखा तो यहाँ पर से एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद वहाँ पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर समास के भेद अगर पूछे जाएं आपसे, समास के भेद, तो समास कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में समास के 6 भेद हमको देखने को मिलते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका कर्मधारय समास, दूसरा क्या, कर्मधारय समास, तीसरा रहता है आपका द्विगु समास, चौथा रहता है आपका द्वंद्व समास, पांचवा रहता है आपका बहुब्रीहि समास, छठा आपका रहेगा एक तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर आपसे हिंदी भाषा में पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास याद रखिएगा आपके 6 प्रकार के होंगे। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास
ये टोटल मिलाकर के हमारे पास 6 भेद हो गए हिंदी भाषा के हिसाब से। अगर यदि पूछा जाए आपसे कि पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो पदों की प्रधानता के आधार पर हिंदी भाषा में अगर हम बात करें समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। बात आती है पदों की प्रधानता के आधार पर, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद अगर मैं देखूं तो वो होते हैं आपके 4 भेद समास के हमारे पास पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, अभी बताया था मैंने पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, ठीक है, 2 पदों से मिलकर समस्त पद बनता है। तो पहले वाला पद आपका पूर्व पद कहलाएगा, जो बाद वाला पद होगा वो आपका उत्तर पद कहलाएगा। जैसे हवन सामग्री है तो हवन क्या है, पहला पूर्व पद है, सामग्री क्या है, उत्तर पद है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ क्या कि जैसे आजीवन, ठीक है, तो आ यहाँ पर हम एक तरीके से उपसर्ग है, तो ये पूर्व पद है और जीवन क्या है, उत्तर पद है, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान 4 कौन कौन से प्रकार होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, या तो पूर्व पद प्रधान हो, या उत्तर पद प्रधान हो, या क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, या उभय पद प्रधान हो, उभय पद प्रधान हो, पूर्व पद में पहला पद प्रधान हो, उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो या दूसरा पद ही मुख्य हो, ठीक है। तीसरा है उभय पद प्रधान, जिसमें दोनों पद क्या हो, प्रमुख हो, दोनों पद ही क्या हो, प्रधान हो। और चौथा है उभय पद अप्रधान, जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, इसमें इसको आप बोल सकते हो अन्य पद प्रधान हो, कोई अन्य पद ही क्या हो, प्रधान हो। अर्थात जब हम अन्य पद की और या कोई शब्द ऐसे जो किसी अन्य शब्द की बारे में सूचना देते हो, संकेत देते हो, उसकी प्रधानता को बताते हो, तो वहाँ पर उभय पद अप्रधान समास होता है। अब हम देखें पूर्व पद प्रधान समास जो होता है उसे याद रखिएगा, ये अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उत्तर पद प्रधान अगर मैं बात करूं तो ये होता है, देखिए उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब इसकी बात अगर की जाए तो तत्पुरुष समास के भी यहाँ पर 2 भेद देखने को मिलते हैं। एक आता है आपका कर्मधारय समास, जिसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, और एक आता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास ये भी एक तरीके से तत्पुरुष समास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जब बात करें पद की प्रधानता के आधार पर, क्योंकि तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है, और कर्मधारय और द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है। बात यह आती है कि ये जो कर्मधारय समास है इसमें विशेषण प्लस संज्ञा, विशेषण प्लस संज्ञा ये जुड़ा रहता है, और यहाँ भी विशेषण प्लस संज्ञा, विशेषण प्लस संज्ञा, मतलब पूर्व पद तो विशेषण होता है, अगला पद संज्ञा होता है। यहाँ भी पूर्व पद विशेषण होता है, अगला पद संज्ञा होता है। दोनों में विशेषण है तो अंतर क्या है, तो अगर मैं बोलूँगा कर्मधारय समास में तो उसमें पूर्व पद आपका असंख्यावाची विशेषण होता है, अर्थात वो गुणवाचक हो सकता है, वो परिमाणवाचक हो सकता है, वो संकेतवाचक हो सकता है, वो व्यक्तिवाचक हो सकता है। लेकिन जो द्विगु समास है उसमें जो पहला पद विशेषण है वो विशेषण पद केवल और केवल संख्यावाची विशेषण पद होता है। इसलिए जो विशेषण होते हैं वो हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर उनका लिंग वचन परिवर्तित होते रहता है, अर्थात विशेषण मुख्य प्रधान न होकर के संज्ञा शब्द यहाँ पर मुख्य प्रधान शब्द होते हैं। इसलिए चूंकि संज्ञा शब्द उत्तर पद है, द्वितीय पद है, इसलिए हम इनको उत्तर पद प्रधान समास के अंतर्गत इसमें तत्पुरुष समास के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उभय पद प्रधान। अब उभय पद प्रधान क्या है, उभय पद का मतलब है जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और यहाँ पर ये हमारे पास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या है भाई, द्वंद्व का मतलब है युद्ध। युद्ध किसके बीच में होगा, 2 बराबरी के, 2 आपस में एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले जो बराबरी के लोग होंगे उनमें द्वंद्व जारी रहेगा ना, तो द्वंद्व जारी रहेगा अर्थात युद्ध जारी रहेगा, अर्थात एक दूसरे से कम नहीं होंगे, दोनों बराबरी के होंगे, अर्थात वो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले भी होंगे तभी तो लड़ रहे होंगे, अर्थात इसमें विलोम शब्द होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के समकक्ष या बराबर या समान प्रधानता वाले होते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं उभय पद प्रधान। और इसमें आता है आपका
द्वंद्व समास। और यहाँ पर उभय पद अप्रधान समास की जब मैं बात करता हूँ तो उभय पद अप्रधान समास में आपके पास ऐसे शब्द आते हैं जो किसी दो शब्दों से मिलकर तो बने होंगे, उभय पदों से मिलकर तो बने होंगे लेकिन उनका अर्थ किसी एक निश्चित तीसरे या अन्य पद की ओर इशारा कर रहा होगा। और ऐसे समास में हम बहुब्रीहि समास को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात देखें तो अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, हिंदी भाषा में इन 6 समासों को अगर पूछा जाए तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भागों में इसमें तोड़ा जाता है। सबसे पहले पूर्व पद प्रधान, फिर उत्तर पद, फिर उभय पद प्रधान, फिर उभय पद अप्रधान, या इसी को हम बोलते हैं अन्य पद प्रधान, जिसमें जैसे दशानन, जैसे नीलकंठ, ये 2 शब्द हैं, नील और कंठ, नीला और कंठ गला, अर्थात ये किसका रहता है, किसके लिए हम यूज करते हैं, भगवान शिव जी के लिए यूज करते हैं। तो ये 2 शब्दों से तो बना है लेकिन ये अर्थ किसी और की ओर दे रहा है। दोनों पद इसमें क्या है, दोनों पद तो हैं उभय पद, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, अप्रधान है, प्रधान नहीं है। ठीक है, दोनों पद क्या है, अप्रधान है, कोई अन्य पद ही क्या है इसमें प्रधान है, इसलिए इसको अन्य पद प्रधान समास भी कहा जाता है। और इनके नाम आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वह कौन सा समास है जिसके उभय पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं। वो कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर हमने समास का ये वर्गीकरण देखा। अब हम बात करेंगे आगे समास के इन 6 के 6 प्रकारों को हम अब अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और इन डेप्थ जो भी इसके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक एक करके सभी समासों को इसमें सम्मिलित करेंगे।